गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाए गए सारे पाठों का आप पूरी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे, और उसको अच्छी तरह से लिख भी रहे होंगे। अब हम आज आपको कक्षा 5 की व्याकरण, कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। कक्षा 5 के बच्चों को आज हम व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ 3। सबसे पहले बच्चों आप ये समझ लो कि आपकी किताब नहीं चल रही है व्याकरण की। आप यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, इसके लिए आप परेशान मत होना। आप जो बोर्ड में समझाया जा रहा है आप उसको बहुत ध्यान से समझिए, और जो आपको नोट्स बुक में दिया जाएगा लिखने के लिए उसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद उसको समझेंगे और याद करेंगे। इसी जो हम ये लिखवा रहे हैं इन्हीं मतलब कि इसी परिभाषा और जो भी हम लिखवा रहे हैं इसी के माध्यम से हम आपको प्रश्न उत्तर भी देंगे। आपको प्रश्न उत्तर भी याद करना पड़ेगा। प्रश्न उत्तर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसी में से हम आपको प्रश्न उत्तर बना के देंगे, और आप जब इसको परिभाषाओं को याद कर लेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिख लेंगे। तो इसको लिखते समय आप बहुत ध्यान से लिखेंगे और पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पाठ 3। पाठ 3 का नाम है शब्द, विचार और वाक्य। अभी तक बच्चों आपने पढ़ा भाषा के बारे में। सबसे पहले शुरुआत होती है भाषा की। जैसे बच्चा थोड़ा से बड़ा होता है और वो जो है कुछ सीखता है तो वो होती है भाषा। उसके घर वाले कुछ बोलते हैं तो वो उसको सुनता है, और सुनने के बाद वो उसी चीज को दोहराता है, यानी उसी को वो बोलता है, तो उसको कहते हैं भाषा। अब बच्चों भाषा के बाद फिर आपने पढ़ा वर्ण। क्या पढ़ा? वर्ण विचार। जब आप भाषा को सीख लेते हैं तो फिर उसको लिखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो मौखिक होता है। मौखिक बहुत सी चीजें होती हैं जो विस्तार से बताई जाती हैं, लेकिन उनको याद करना जो है असंभव होता है। हम पूरी चीजें याद नहीं कर सकते। समझ तो हम विस्तार से सकते हैं, लेकिन उसको हम याद नहीं कर सकते। तो उसको संक्षेप में याद करने के लिए जो है एक व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था। तो उन वर्णों को जब हम बोलते हैं जो चीज, फिर उसको हम लिखते हैं, और जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं उसको वर्ण कहते हैं। तो आपने पहले जो है भाषा सीखी, फिर उसके बाद आपने वर्णों को लिखना सीखा, यानी जो भाषा आपने सीखी उसको आपको लिखने की आवश्यकता पड़ी, और फिर उसको लिखकर पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो आपने इस प्रकार वर्ण सीखा। अब वर्णों के बाद बच्चों शब्द आता है। एक क्रम से, जब आप नियम से क्रम से पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि पहले भाषा सीखते हैं जो मौखिक होती है, फिर उसके बाद उस मौखिक भाषा को हम लिखना शुरू करते हैं। तो लिखित भाषा होती है, उसको लिखने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उनसे हम वर्णों को बनाना सीखते हैं। फिर जब हम वर्ण सीख जाते हैं तो उन वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बनाना सीखते हैं। तो बच्चों आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, और फिर शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आप देखिए शब्द की परिभाषा। शब्द होता क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, यानी दो अक्षरों से भी शब्द बन सकते हैं। जैसे हमने दो अक्षर लिख दिया, ये लिख दिया घर, और ये दो शब्द हो गए, दो वर्ण हो गए। क्या हो गए? दो वर्ण। घर मिलके घर, दो वर्ण हो गए। और अब इसमें हमने लिख दिया चल, तो घर अलग हो गया, चल अलग हो गया। घर का मतलब जहाँ रहते हैं, और चल का मतलब होता है चलना। लेकिन जब इसको हमने एक में मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये दो वर्ण हो गए, दोनों वर्ण अलग अलग है। और जब इन दोनों वर्णों को हम मिला देते हैं तो हो जाता है घर चल। क्या हो जाता है? घर चल। तो दो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। अब इस दो वर्णों को भी मिलाने में हमने घा लिखा, ये एक वर्ण है और ये दूसरा वर्ण है, दोनों वर्ण अलग अलग है। जब इन दोनों वर्णों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? घर। ठीक, ये तो एक वर्ण को हमने जोड़ के एक शब्द बनाया दो अक्षर का, फिर दो अक्षर के शब्दों को हमने जोड़ करके एक बड़ा शब्द बना दिया। तो ये तो आपने पढ़ा कि दो वर्णों या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते
हैं। तो बच्चों जैसे शब्द का अगर कोई सही मिलान हो तो उसका सही अर्थ निकलता है। अगर हम शब्दों को गलत तरीके से लिखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हम जब शब्द कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसे हमें सही तरीके से लिखना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प और र और दा, ये बच्चों क्या हो गया? पर्दा। क्या हो गया? पर्दा। अब इन तीनों जो है अक्षरों को हम एक में मिला देते हैं तो ये हो जाता है पर्दा। अब इस शब्द का अर्थ निकल रहा है पर्दा। पर्दा का मतलब होता है जो हम किसी चीज को छिपाने के लिए जो है डालते, जैसे हमारा कमरा होता है, टाणे बनी होती हैं, उसमें सामान रखा होता है तो उसको बंद करने के लिए हम पर्दा डालते हैं। हम अपने दरवाजे को बंद करने के लिए, दरवाजा कभी कभी खुला रहता है, उसमें हम पर्दा डाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पर्दा। क्या कहते हैं? पर्दा। ये सबके घरों में पड़ा होता है तो इसका तो नाम मतलब है कि ये पर्दा है। लेकिन फिर जैसे दूसरा शब्द है ढो और ला और क। अब हमने सारे वर्णों को अलग अलग लिखा है, सारे वर्णों को अलग लिखा है, लेकिन जब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ढोलक। क्या हो जाता है? ढोलक। अब ये तो हमने क्रम से लिखे, सारे अक्षरों को हमने, सारे वर्णों को हमने क्रम से लिखा और सही जगह पे हमने मात्रा लगाई। अगर इन्हीं अक्षरों को हम उलट पलट दें तो उसका अर्थ नहीं, सब अक्षर तो है, शब्द बन गया, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हम लिख देते हैं दा, फिर लिख देते हैं रा और फिर लिख देते हैं पा, तो ये क्या हो जाता है? दार प, दारा। क्या हो जाता है? दारा। तो बच्चों अक्षर तो वही है, यहाँ पे दा लिखा है, बाद में फिर रा लिखा है, फिर पा लिखा है, यानी यहाँ तो क्रम से लिखा पर्दा, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन इन्हीं अक्षरों को हमने उल्टा सीधा लिख दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो वर्ण या दो शब्दों को जब हम सही तरीके से लिखेंगे तो एक सार्थक शब्द निकलेगा जिसका कोई अर्थ होगा। जब अर्थ होगा तभी वो सार्थक होगा, नहीं तो वो फिर निरर्थक शब्द हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा ढोलक, अगर इसी को हम गलत तरीके से लिख दें, हम लिखते हैं ला और का और ढो, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ला का ढो। क्या बन जाएगा? लट ढो। तो ये गलत तरीका हो गया ना। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहा जाएगा। ये अर्थ है, इसमें अर्थ निकल जाएगा, इसलिए ये शब्द कहा जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपने शब्दों के बारे में पढ़ा कि जब दो वर्णों को जोड़ करके हम कोई नया शब्द बनाते हैं, उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के शब्द बच्चों यहाँ पे बताए गए तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है जब इसका जन्म हुआ, हमारी भाषा का जो जन्म हुआ तो वो किस रूप में हुआ? संस्कृत के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? संस्कृत के रूप में हुआ। फिर उसका संस्कृत का हिंदी में रूपांतर हुआ, यानी उसका अनुवाद हुआ हिंदी में। नहीं, सबसे प्रथम भाषा जब हुई, उत्पन्न हुई तो वो संस्कृत में थी। तो इस प्रकार जो संस्कृत में भाषा हुई उसको कहा जाता है तत्सम। क्या कहा जाता है? तत्सम। तो बच्चों तत्सम, 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 ये जो है तत्सम के जो भी शब्द होते हैं उनको संस्कृत भाषा में जो है जाना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दुग्ध। क्या लिखा हुआ है? दुग्ध। अब बच्चों ये दुग्ध जो है ये संस्कृत भाषा है। और इसकी बात है जैसे क्षेत्र, ये क्षेत्र भी संस्कृत भाषा है। और दधि, दधि भी संस्कृत भाषा है। और श्वेत, श्वेत भी संस्कृत भाषा है। और इसके बाद नृत्य, नृत्य भी जो है संस्कृत भाषा है। अब बच्चों ये तत्सम जो है ये, इसकी परिभाषा हम आपको कॉपी में लिख के, नोटबुक में लिख के देंगे। वहाँ पे आप परिभाषा जो है बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना। हम यहाँ पे बहुत संक्षेप में आपको समझा रहे हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों की रचना हुई वो संस्कृत के रूप में हुई। तो संस्कृत में दुग्ध है और फिर दूसरा शब्द है इसका तद्भव। तद्भव बच्चों
संस्कृत तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से जो है अनुवाद किए गए हैं हिंदी के शब्दों में। तो जैसे तत्सम में दुग्ध यानी संस्कृत में दूध को दुग्ध कहते हैं, और तद्भव में इसको कहते हैं दूध। क्या कहते हैं? दूध। अब क्षेत्र कहते हैं खेत को, संस्कृत में खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र, और इसका तद्भव रूप हो जाता है खेत। अब तत्सम में दध बोलते हैं, दध यानी संस्कृत में बोलते हैं, और उसका तद्भव हो जाता है दही। क्या हो जाता है? दही। और बच्चों श्वेत, संस्कृत में श्वेत बोलते हैं यानी तत्सम शब्द में श्वेत बोलते हैं, और जब उसका जो है तद्भव बनाया जाता है तो हिंदी में हो जाता है श्वेत को बोलते हैं सफेद। क्या बोलते हैं? सफेद। अब बच्चों नृत्य है, नृत्य तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है, और जब इसको हम तद्भव यानी हिंदी में इसको परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है नृत्य माने होता है नाच। क्या हो जाता है? नाच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव भी होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उनका परिवर्तन होता है यानी बदले जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध का दूध होता है, क्षेत्र का खेत, दही का दही, श्वेत का सफेद, नृत्य का नाच। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा तद्भव और तत्सम। इसके बाद बच्चों एक शब्द आते हैं देशज। क्या है? देशज। देशज शब्द का मतलब होता है जो अपने देश में बोले जाते हैं या अपने क्षेत्र में बोले जाते हैं, उनको देशज भाषा बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे हम अपने देश की भाषा में बोलते हैं झटपट बोलते हैं, झंझट बोलते हैं, झाड़ू बोलते हैं, लोटा है। बच्चों हम दिन भर में बहुत सी विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बहुत उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश वर्णों का बहुत हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम सब पूरे दिन में बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन कुछ जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं, उसे देशज शब्द बोलते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, खटिया, ये सब जो है देशज भाषा है। इसके बाद बच्चों आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब होता है विदेश में बोले जाने वाले शब्द। जैसे अभी हमने बताया ना कि हम अरबी, फारसी और जो उर्दू और अंग्रेजी बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। तो विदेशी भाषाओं में सारी भाषाएं आती हैं। जैसे हम पूरा दिन में बोलते हैं, ये हैं विदेशी भाषाएं, लेकिन हम अपने यहाँ इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे अदालत, बच्चों अदालत जो है ये फारसी भाषा है। कागज, ये हमारे देश की भाषा नहीं, हमारी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, फिर भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। जिला और सरकार, कानून, दफ्तर, जहाज, अफसोस, स्टेशन बच्चों ये अंग्रेजी का शब्द है। कप, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। तो इस प्रकार हम बहुत सी विदेशी भाषाओं का पूरे दिन में प्रयोग करते हैं। अब बच्चों बनावट के आधार पर, अब ये तो हो गई उत्पत्ति के आधार पर कि जब हमारे इस संसार में भाषा की उत्पत्ति होती है तो वो संस्कृत में होती है। इसके बाद फिर उस भाषा की बनावट यानी फिर उसको हम लिखते कैसे हैं, ये बनावट के रूप में भी जो है भाषा के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ होता है। बच्चों रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर टुकड़े किए भी जाएं तो उनसे कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द जो है 2 शब्दों के योग से बने होते हैं। यौगिक शब्द जो है 2 शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे है सेना और पति। अब यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? सेनापति। अब ये बच्चों 2 शब्दों के योग से बना हुआ है सेनापति। इसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री है, पाठशाला है, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। फिर आता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द में ये शब्द यौगिक शब्दों की भांति ही 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनका एक नया अर्थ सामने आ जाता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा योग रूढ़ में, ये है योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ में जैसे हम कहते हैं 4 पाई, क्या कहते हैं? 4 पाई। अब बच्चे ये भी
बनने वाली वस्तु को हम चारपाई कहते हैं, जिसको हम गांव में यानी जो हम देसी शब्द बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा देसी क्षेत्रीय भाषा खटिया बोलते हैं, खाट बोलते हैं, उसी को चारपाई भी बोलते हैं। ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अब तो इससे हमको पता चलता है कि ये दोनों शब्द अलग अलग ढंग से बने हुए हैं, और जब ये एक में जोड़ दिए गए तो इनका एक अर्थ हो गया चार पैरों से बनने वाली वस्तु यानी चारपाई। अब होता है अर्थ के आधार पर, यानी जो हम शब्द लिखते हैं उसके कोई ना कोई अर्थ होते हैं। तो बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द भी होते हैं जो किसी सही शब्द के अर्थ का हमें बोध कराते हैं, जैसे रोटी, रोटी एक सार्थक शब्द है, पानी सार्थक शब्द है, चाय सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ निकलता है। अब बच्चों निरर्थक शब्द कौन होते हैं? जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है, जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं बनता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी सार्थक शब्द है और गोटी, लोग बोलते हैं रोटी वोटी खाना है, चाय वाय पीना है, खाना वाना खाना है, गाना वाना गाना है, तो जो हम चाय बोलते हैं वो तो सार्थक हो गया और वाय जो है निरर्थक हो गया, गाना जो है वो सार्थक हो गया और वाना निरर्थक हो गया। तो इस प्रकार आपने पढ़ा जो है शब्दों के बारे में। अब आप पढ़ेंगे वाक्य के। वाक्य क्या होते हैं? अब बच्चों जैसे एक एक वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और फिर एक एक शब्दों को जोड़ करके हम एक वाक्य बनाते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं बच्चों, उसी प्रकार सही शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। तो ये तो हो गई वाक्य की परिभाषा। अभी तक आपने पढ़ा शब्दों के बारे में और वाक्यों के बारे में। अब आज का पाठ आप यही समाप्त होता है। अब अगले टर्न में हम आपको दूसरा पाठ पढ़ाएंगे। अब इस पाठ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि आपको कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो वो जब आपको नोटबुक्स दी जाएगी तो आप उसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।